दोस्तों, आज चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। मैं गलती से पिछली बार चैप्टर 5 बोल गया था वीडियो में, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो चैप्टर 4 है आपका प्रोविज़न फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन। इसमें जो है सेक्शन 20 आपका कहता है मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन। स्टेट गवर्नमेंट सेल इंश्योर, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी वो इंश्योर करें दैट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हॉस्पिटल फंडेड फुली और पार्शली बाय द गवर्नमेंट सेल प्रोवाइड बेड फॉर ऑल सीनियर सिटीजन एज फार एज पॉसिबल। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल हैं या तो वो फुली फंडेड हो या पार्शली फंडेड हो। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फुली फंडेड या पार्शली फंडेड, तो दोनों ही इसमें आते हैं। वो क्या प्रोवाइड कराएंगे, सेल प्रोवाइड बेड फॉर ऑल सीनियर सिटीजन, जो हर एक सीनियर सिटीजन है उनके लिए, सभी सीनियर सिटीजन के लिए जैसा कि पॉसिबल हो सके। उसके बाद सेपरेट क्यूज़ भी अरेंज फॉर सीनियर सिटीजन, जो आपके सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए सेपरेट पंक्ति जो का अरेंजमेंट होगा। फैसिलिटीज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक, जो भी आपकी दीर्घकालिक बीमारी हैं उनके लिए सुविधा। टर्मिनल, जो भी आपकी बीमारी जो गंभीर बीमारी है, या डीजेनरेटिव डिजीज जो कि आपकी अपक्षयी बीमारी है, इज़ एक्सपेंडेड फॉर सीनियर सिटीजन, उनकी सुविधाओं का एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 4th नंबर क्या है आपका, रिसर्च एक्टिविटीज़, जो भी आपके अनुसंधान क्रियाकलाप हैं फॉर क्रॉनिक एल्डरली डिजीज़, जो आपकी दीर्घकालिक जो एल्डरली जो बीमारियां हैं एंड एजिंग इज एक्सपेंडेड, तो उनके रिसर्च क्रियाकलापों का बढ़ावा जो है करना चाहिए। उसके बाद देयर आर ईयर मार्क्ड फैसिलिटीज़ फॉर जेरिएट्रिक पेशेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ड्यूली हेडेड बाय अ मेडिकल ऑफिसर विद एक्सपीरियंस इन जेरेटिक केयर, यानी कि जो भी आपकी वृद्धा अवस्था में होने वाली बीमारियां हैं या जो भी मरीज़ हैं आपके, तो उनके लिए ईयर मार्क्ड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो कि हेडेड होना चाहिए उस मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जिसका वृद्धा अवस्था की केयर में आपका जो है एक्सपीरियंस उसका पहले से होना चाहिए। तो आपका ये समझ लीजिए सेक्शन 20। उसके बाद चैप्टर 5 क्या है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन, यानी कि जो आपकी सीनियर सिटीजन है उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी की सुरक्षा, वो है आपका चैप्टर 5। तो सबसे पहला सेक्शन जो इससे रिलेटेड है वो है 21 क्या कहता है, मेजर्स फॉर पब्लिसिटी अवेयरनेस एटसेट्रा फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, यानी कि अब इसको पढ़ लेते हैं हम। द स्टेट गवर्नमेंट सेल टेक ऑल मेजर्स टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करेगा, क्या मेजर्स हैं। सबसे पहला, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो एंड द प्रिंट एज एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि जो इस अधिनियम के जो भी प्रावधान हैं उनको वाइड पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, वो पब्लिक मीडिया के थ्रू, यानी कि पब्लिक मीडिया कुछ भी हो सकती है, जैसे टेलीविज़न, आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, या कोई भी अखबार हो गया, तो और वो भी नियमित अंतराल पर। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल्स। उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर and the members of judicial services are given periodic sensitization and awareness training on the issues relating to this act, यानी कि जो भी आपके राज्य सरकार होगी या जो भी केंद्र सरकार के ऑफिसर्स होंगे या पुलिस ऑफिसर्स होंगे या जो भी जुडिशल सर्विसेज के मेंबर होंगे, उनको पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन यानी कि और ट्रेनिंग दी जाएगी, अवेयरनेस ट्रेनिंग दी जाएगी इन एक्ट के इशूज से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट डीलिंग विद लॉ, होम अफेयर्स, हेल्थ एंड वेलफेयर टू एड्रेस द इशू रिलेटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन एंड पीरियडिकली रिव्यू ऑफ द सेम इज़ कंडक्टेड। ठीक है। तो आपका जो है जो भी आपकी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट होंगी उनमें जो है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, लॉ, होम अफेयर्स, हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है। तो वो उनमें कोऑर्डिनेशन होगा और वो अपने जो भी इशू होंगे रिलेटिंग टू सीनियर सिटीजन उनका जो है पीरियडिकली उसको एड्रेस कर सकें और उसको रिव्यू कर सकें। तो ये जो है आपका सेक्शन 21 हो गया। उसके बाद सेक्शन 22 क्या कहता है,
authorities who may be specified for implementing the provision of this act। यानी कि कौन कौन सी अथॉरिटी हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपकी स्पेसिफाई की गई हैं इस प्रोविज़न के लिए। तो आपका देख लीजिए, द स्टेट गवर्नमेंट मे कन्फर सच पावर एंड इम्पोज सच ड्यूटी on a DM as may be necessary to ensure that provision of this act are properly carried out, and the district magistrate may specify the order subordinate to him who shall exercise all or any of the power and perform all or any of the duties so conferred or imposed, and the local limit within which such power or duty shall be carried out by the officer as may be prescribed। तो स्टेट गवर्नमेंट ये जो है कन्फर करेगी पावर्स और इम्पोज करेगी ड्यूटी डीएम पे, ठीक है, जो भी नेसेसरी हो कि प्रोविज़न ऑफ द जो इस एक्ट के प्रोविज़न हैं वो प्रॉपरली कैरिड आउट हो सकें। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो जो है कोई भी ऑफिसर को स्पेसिफाई कर सकता है, किसी भी स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है जो कि उसके सबऑर्डिनेट हो, वो सारी पावर या कुछ पावर्स जो डीएम की हैं उनको परफॉर्म करेगा और जो है उस लोकल लिमिट्स में वो जो है ये इंश्योर करेगा कि क्या कहते हैं प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट आर प्रॉपरली कैरिड आउट। ठीक है, ये आपका समझ लीजिए। तो ये आपका सेक्शन 22 हो गया। उसके बाद क्लॉज 1 हो गया और क्लॉज 2 आप देख लीजिए, द स्टेट गवर्नमेंट सेल प्रेस्क्राइब अ कॉम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो प्रेस्क्राइब करें एक कॉम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान कि उनकी प्रॉपर्टी जो सीनियर सिटीजन है उनकी प्रॉपर्टी और लाइफ को जो है प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद सेक्शन 23, आपका सेक्शन 23 इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसमें आप देखिएगा इसको। तो सबसे पहला जो सेक्शन 23 का मार्जिनल हेड क्या कहता है आपका, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो वो वॉइड होगा इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियों में। अब वो परिस्थिति क्या है वो देख लेते हैं हम। वेयर एनी सीनियर सिटीजन who after the commencement of this act has by way of gift or otherwise his property, ठीक है, subject to condition that the transferee shall provide the basic amenities and physical needs to the transferor, and the transferee refuses or fails to provide such amenities and the physical need, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud, coercion, undue influence, and shall at the option of transfer be declared void by tribunal। सिंपली ये इसमें जो है जो भी दे रखा है ना, फ्री कंसेंट से नहीं है कोई भी ट्रांसफ़र, तो वो जो है वॉइड होगा। सिंपली बात ये है इसमें। Where any senior citizen has a right to receive maintenance out of an estate and an estate or part thereof is transferred, the right to receive maintenance may be enforced against the transferee if the transferee has the notice of the right, if the transfer is gratuitous, but not against the transferee for consideration and without the notice of right। सिंपली बात ये है, कोई भी सीनियर सिटीजन किसी भी संपत्ति पे जो है मेंटेनेंस रिसीव कर रहा है या किसी भी संपत्ति के पार्ट पर वो मेंटेनेंस रिसीव कर रहा है जो कि ट्रांसफ़र हो चुका है, तो राइट टू रिसीव मेंटेनेंस उस ट्रांसफरी पे जो है शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ट्रांसफरी जो है जो जिस पे ट्रांसफ़र हुई है उसके पास नोटिस है उस चीज़ का कि भैया जो है ये राइट ऑफ मेंटेनेंस के लिए ये संपत्ति यूज हो रही है, और अगर ट्रांसफ़र ग्रेचुअस है, ठीक है, तो उसके लिए वो ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन के अगेंस्ट नहीं लगेगा, और उसके पास अगर उसे राइट का कोई भी नोटिस नहीं है तो उसके खिलाफ ये यूज़ नहीं होगा। सिंपल बात ये है। इफ़ एनी सीनियर सिटीजन इनकेपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग द राइट अंडर सबसेक्शन 1 and 2, एक्शन मे बी टेकन ऑन हिज बिहाफ बाय एनी of the organization referred to in explanation to subsection 1 of section 5। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन इनकेपेबल है राइट को इन्फोर्स करने के लिए सबसेक्शन 1 और 2 में, तो एक्शन उसके बिहाफ पे ली जा सकती है किसी भी संगठन द्वारा। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, संगठन कौन सा होता है, जो एक्सप्लेनेशन आपकी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 में दे रखी है। तो ये आपका हो गया चैप्टर 5 कंप्लीट। उसके बाद चैप्टर 6 देख लेते हैं हम, ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल।
तो ये ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल देख लेते हैं हम। इसमें 2 ही सेक्शन हैं तो कोई ज़्यादा बड़े हैं नहीं। Whoever having the care or protection of senior citizen leaves such senior citizen in any place with the intention of wholly abandoning such senior citizen shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or fine which may extend to 5,000 rupees or with both। यानी कि जो कोई भी whoever सेक्शन 24 के आपने मार्जिन हेड तो देख लिया था ना, एक्सपोजर एंड अवेंडनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन। तो हु एवर हैविंग द केयर और प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन को, जो कोई भी बंदा सीनियर सिटीजन की केयर और प्रोटेक्शन में है, अगर उसको छोड़ देता है, लीव्स सच सीनियर सिटीजन इन एनी प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ होली अवेंडनिंग सच सीनियर सिटीजन, उनको उस जगह छोड़ देता है जहाँ उसकी इंटेंशन है कि वो उसको होली अवेंडन करना चाह रहा है सच सीनियर सिटीजन को, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, कितनी उसको सज़ा मिलेगी, 3 मंथ, ठीक है, कोई भी सज़ा जो कि एक्सटेंड हो सकती है 3 मंथ तक, या फाइन जो कि क्या कहते हैं आपका 5,000 रुपीज़ तक आपका हो सकता है, या फिर बोथ और विद बोथ, ठीक है। अब कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन लेगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन द CRPC एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड वेलेबल। देखिए इस एक्ट के तहत जो भी आपका ऑफेंस होगा, ठीक है, वो कॉग्निजेबल और वेलेबल होगा। सिंपली बात ये है। सेकेंड क्लॉज क्या कहता है, एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड समरली, मतलब जो समरी ट्रायल होगा उसका बाय मैजिस्ट्रेट के द्वारा। सिंपली बात है, समरी ट्रायल होगा एक मैजिस्ट्रेट के द्वारा इस एक्ट के अंदर। तो ये आपका हो गया आपका चैप्टर 6। अब चैप्टर 7 जो है आपका मिसलेनियस है, जो कि आपका सेक्शन 26 से लेके सेक्शन 32 तक डील करता है। तो ये आपका अगली वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।